हमारे देश की प्राकृतिक सीमाएं कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं कि बाहर से आ रहे किसी भी आक्रमणकारी के लिए हमारे देश में आना थोड़ा मुश्किल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण के बारे में। हमारे देश पर कई सारे आक्रमण हुए, लेकिन मंगोल आक्रमण एक ऐसा आक्रमण था जो कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर ये आक्रमण सफल हो जाता तो हमारे देश में बर्बादी का एक नया मंजर दिखाई देता। अगर ये आक्रमण सफल हो जाता तो हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगोल आक्रमण से जुड़े इस अध्याय को। दोस्तों, भारत की प्राकृतिक सीमाएं प्राचीन समय में कुछ ऐसी थी कि हमारे देश पर कोई भी आक्रमणकारी आसानी से नहीं आ पाता। लेकिन उत्तर पश्चिम की तरफ से हमारे देश की सीमाएं कुछ इस तरीके से बनी हुई थी कि सारे आक्रमणकारी वहीं से आते थे। वहां से आना थोड़ा आसान था बाकी जगहों की अपेक्षा। इन सीमाओं में भी काफी कठिनाइयां थी उनको आने के, लेकिन फिर भी वे इतने महत्वाकांक्षी थे, उस सीमाओं पे जो भी बाधाएं थी उनको पार करके हमारे देश में आने में सफल हो गए। लेकिन कितने सारे असफल भी हुए। जैसे बात करें सिकंदर की, विश्व विजेता सिकंदर हमारे देश में झेलम नदी को पार करने में असफल रहा। अगर बात करें चंगेज खान की, तो उसने भी सिंधु नदी के किनारे 2-3 महीने तक अपना डेरा डाला था, मगर भारत में नहीं आ पाया। मगर कुछ आक्रमणकारी हमारे देश में घुसने में सफल रहे। उनमें से एक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के आने के बाद उसके साथ आए हुए कुछ तुर्की लोगों ने गुलाम वंश की यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी हमारे देश में। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पहाड़ों में कई ऐसे दर्रे थे जिनसे होकर के बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में घुस पाए थे। इन्हीं दर्रों से होकर के हुड़ हमारे देश में घुसे। इन्हीं दर्रों से होकर के मोहम्मद गौरी भी हमारे देश में आया और उसके साथ आए हुए तुर्की लोगों ने, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, उसने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। इन पहाड़ों की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि किसी भी बाहर के आक्रमणकारी को हमारे देश के पंजाब और सिंध के मैदानों तक पहुंचने से रोकने के लिए काबुल से लेकर के गजनी और कंधार का पूरा इलाका नियंत्रण में रखना आवश्यक था। इस क्षेत्र की एक किनारे की सीमाएं जो थी वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से बनी हुई थी। हिंदू कुश की पहाड़ियों में भी काफी दर्रे थे जिनसे होकर के बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में आ सकते थे। तो इन पहाड़ियों को भी अपने नियंत्रण में रखना काफी आवश्यक था। आप साथ में दिए गए नक्शे में हिंदू कुश की पहाड़ियों को देख सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे देश की सीमा के रूप में। मगर समस्या ये थी, यानी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मध्य एशिया में काफी राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे और इसके कारण हमारे देश के जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो इन सीमाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। कभी वो सीमाएं उनके कंट्रोल में होती तो अगले समय किसी और के कंट्रोल में। ये फ्लेक्सिबल सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी, इसके कारण हमारे देश में कई आक्रमणकारियों के आने का खतरा जो था वो काफी बढ़ गया था। हमने आपको इस वीडियो में ख्वारिज्म साम्राज्य के बारे में बताया था। ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के साथ ही ये साम्राज्य काफी प्रसिद्ध हुआ और ये काफी बड़ा साम्राज्य था। ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के साथ ही काबुल, कंधार, गजनी, ये सारे के सारे जो जगह थे वे सब उसके कंट्रोल में चले गए, यानी कि ख्वारिज्म शाह के कंट्रोल में चले गए। ख्वारिज्म साम्राज्य की पूर्व की जो सीमाएं थी वो सिंधु नदी तक आकर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी भारत में अधिकार को लेकर के ख्वारिज्म साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के बीच में अब जंग छिड़ने वाली थी। लेकिन तभी इससे भी बड़े खतरे ने इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखवाया और ये खतरा था चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल सरदार था जो अपने आप को ईश्वर की विपत्ति कहकर, यानी कि भगवान द्वारा भेजी हुई आफत कहकर के बड़ा खुश होता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1218 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य पर एक बड़ा जोरदार हमला बोला। उन्होंने जक्सर्ट से लेकर के कैस्पियन सागर और गजनी से लेकर के ईरान तक के सारे जगहों को क्रूरता पूर्वक लूटा और उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि शहरों के अलावा उन्होंने गांवों को भी नहीं छोड़ा और वहां पर भी उन्होंने काफी भारी तबाही मचाई। मंगोल जानबूझ करके इतना आतंक फैलाते थे कि उनके नाम से ही लोग डर जाएं और इसका उपयोग वे युद्ध में यानी कि लड़ाई में किया करते थे। जब कोई राजा, शहर या फिर कोई साम्राज्य इनके सामने यानी मंगोलों के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता था या
उनसे युद्ध में हार जाता तो इनके सारे सैनिकों को और उसके सारे सेनापतियों को ये मंगोल मार देते थे। यहाँ तक कि वो लोग आम जनता को भी नहीं छोड़ते थे। यानी संक्षिप्त में ये कहें कि ये लोग उस स्थान को, उस साम्राज्य को निर्जन कर देते थे, यानी कि लोग यहाँ वहाँ बचते ही नहीं थे। उनके काम के जो लोग थे, जैसे कि कोई शिल्पकार हो गया, उनको ये लोग अपने सेना की सेवा में रख लेते थे और शरीर से सुदृढ़ आदमियों को ये लोग अपने सेना के सहायता के लिए, जो कि दूसरे शहर पर, दूसरे राज्य पर हमला करने जाती थी, उसकी सहायता के लिए इस्तेमाल करते थे। जिस एरिया में ये मंगोल आक्रमण करते थे वहाँ की पूरी संस्कृति यानी पूरा का पूरा कल्चर और उनका पूरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उनकी पूरी बर्बाद हो जाती थी। मगर अर्थव्यवस्था में थोड़ा राहत तब मिला जब मंगोलों ने उस क्षेत्र में यानी कि मध्य एशिया में अपना व्यापार करना शुरू किया और उसको अपनी सुरक्षा भी प्रदान की। इससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलना शुरू हुआ। लेकिन हमले से पहले की समृद्धि, हमले से पहले का वैभव पाने के लिए ईरान, तुरान और इराक की कई पीढ़ियां निकल गई, कई वंश गुजर गए, तब जाकर के उनको वो वैभव, वो समृद्धि प्राप्त हो पाई जो मंगोल आक्रमण से पहले हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि मध्य एशिया में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसका हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। हमारे देश पर इसका असर जो था वो सीधे तौर पर उस समय नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश पर इसका काफी बड़ा असर हुआ। जिस क्षेत्र पर मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, वहां से बहुत से राजकुमार, धर्मशास्त्री, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग और ऊंचे कुलों के लोग पलायन करके दिल्ली सल्तनत की तरफ आने लगे। एकमात्र कारण था कि उस पूरे इलाके में एक ही मुस्लिम साम्राज्य बचा था जो था दिल्ली सल्तनत, और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली इस्लाम का केंद्र बनने लगा व यहाँ पर इस्लाम की बातें काफी जोर शोर से होने लगी, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग जगहों से आए थे और इनको एक रखने का, इनकी यूनिटी बनाने का एक ही जरिया था, वो था इस्लाम, इनका धर्म। इस घटना से हम ये सीख पाते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत की तरफ पलायन करके जो लोग आए थे वो अपनी संपत्ति, अपने जमीन जायदाद को वहीं छोड़ के आए थे और यहाँ दिल्ली में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसी कारण से उन्होंने जल्द से जल्द अपने आप को दिल्ली के माहौल के हिसाब से, भारत के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।